आती हैं तो आपको इससे फायदा होता है। अच्छा, एक खबर और भी है कि ये देख लीजिएगा, दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बने मस्क, 1000 अरब डॉलर की संपत्ति हो गई। इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, कोई वैसी दिक्कत की बात नहीं है। विदेश मंत्री ने जाके जो है फिनलैंड में कुछ बोला है कि यूरोपीय हथियारों से भारत में हमले हुए पर हमने कभी खतरा नहीं पहुंचाया। तो काफी देर तक हम ही सोचते रह जाते कौन से यूरोपीय हथियार कब हमले हुए। इनकी हिम्मत ही नहीं डटती जाके खुल के बोले कि उन्होंने हथियार पाकिस्तान को दिया, उसने हम पर अटैक किया। लेकिन आप इसको पढ़ लीजिएगा तो देख लीजिएगा, इसको भी पॉलिटिकल न्यूज से कोई अर्थ नहीं निकलता है। कौन पार्टी बढ़ गई, क्या बढ़ गई, उसमें सिर्फ आपको दल बदल विरोधी कानून की जानकारी थोड़ी सी लेनी चाहिए, बस। ये आपके काम की खबर होगी। अमरनाथ यात्रा की कैसे तैयारी की गई, इसी बहाने कहाँ शुरू की जाती, कहाँ खत्म की जाती है और किस दिन से शुरू होती, किस दिन खत्म होती, सब कहीं बना लीजिएगा। और अगर कोई पार्टी टूटी फूटी विलय हुआ तो उसमें एक काम बस करना है कि दल बदल विरोधी कानून का कौन सा आर्टिकल उस पर इंप्लीमेंट हो रहा है। बाकी किसी चीज से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इसको जरूर देखिएगा। इकोनॉमी में मैं आपको बार बार बताता हूं, सरकारी फंड को शेल कंपनियों में ट्रांसफर कर 657 करोड़ रुपए का किया गबन। ये प्रक्रिया आप समझते हैं। सरकारी फंड क्या है, सेल कंपनियां क्या है, कैसे ट्रांसफर करके कैसे नुकसान किसका कर रहे हैं, ये जरूर पढ़िएगा। बाकी मालदीव में इस समय खसरे का बड़ा प्रकोप है। खसरा हमारे देश में तो बड़ी बीमारी नहीं रह गई, मीजल्स। भारत ने 20,000 वैक्सीन भेजी हैं, ये भी पढ़िएगा। और उसी प्रकार से एक मामला है राजस्थान, यहाँ मध्य प्रदेश राज्यसभा के चुनाव में एक दल के एक प्रत्याशी का कैंडिडेचर रद्द हुआ है। तो कौन सा तर्क ईसीआई दे रहा है और कौन सा तर्क कैंडिडेट दे रहा है, ये मालूम होना चाहिए, है ना। और बाकी फीफा वर्ल्ड कप पर थोड़ी नजर, आप रुचि हो न हो कोई मतलब नहीं है, नजर रखनी होगी। पहला मैच किसके किसके बीच हुआ, कौन से 3 देशों में हो रहा है, कौन सा वर्ल्ड कप है, ये सारी चीजें। और जसपाल राणा की डेथ हो गई है, केन विलियमसन ने संन्यास ले लिया है, ये चीजें थोड़ा थोड़ा दिमाग में होनी चाहिए। तो बस इतनी खबरें, एक भी पॉलिटिकल खबर, उलझुल की खबर, उठपटांग की खबर से आपको कोई मतलब नहीं। न्यूज़पेपर कोई भी हो, 6-8 पेज का भी है, थोड़ा थोड़ा आपको इससे मदद मिलती। यूपीएससी के इंटरव्यू में, यूपीपीसीएस में तो नहीं ना, इनका स्तर ऐसा होता है। इंटरव्यू लेने वाले बड़े एवरेज टाइप के लोग बुलाए जाते हैं यहाँ, जो मेंबर हैं आयोग के वो भी ऐसे ही हैं सब। उनको कुछ मालूम नहीं, वो राजनीतिक दलों की साथ प्रतिबद्धता कारण आते हैं, कोई आज नहीं आ रहे, इसके पहले की सरकार में, उसके पहले की सरकार में और उसके पहले की भी सरकार में, सब ऐसे ही आए हैं। इनका कोई स्तर नहीं होता है। लेकिन आपको बहुत आश्चर्य होगा, जब मैं यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहा था तो बड़ी देर तक वो पराग डेयरी पर पूछते रहे। पूरी प्रक्रिया मालूम होनी चाहिए। वो ऐसे ही पूछ रहे थे। भारत के रक्षा सचिव तापस कुमार बनर्जी उस बोर्ड के अध्यक्ष थे, तो बार बार कैसे पाते हैं, अच्छा बताइए जरा, दूध कैसे, क्या क्या करते हैं, दूध तो पराग डेयरी उस समय चल रही थी। तो अब इसमें एक खबर लोकल न्यूज में भी आपके काम की आने वाली है, ये देखिए, इसको पूरा पढ़िएगा। चिड़ियाघर में रेबीज से ढोल के शावकों की मौत। ढोल क्या होता है और वैक्सीनेशन पर सवाल, ये पूरा पढ़िएगा। कैसे उनकी देखरेख की जाती, ये आप अपने आप को ये माना करें कि आप, हम लोग तो ऐसे सोच लिया करते थे कि इस पर्टिकुलर जिले के 4 दिन तक आप डीएम, उसकी छोटी छोटी सारी जानकारी कल्पना कर रहे हैं अंदर अंदर। अब ये नहीं सड़क पर वैसा व्यवहार करने लगी, अपने अंदर रखिए, दूसरे को पता भी नहीं चले आप क्या सोच रहे हैं। तो थोड़ा कि जौनपुर के इर्द गिर्द कितने जिले हैं, फिर जौनपुर में क्या खास चीजें हैं, 4 दिन बाद दूसरा जिला,
तीसरा जिला। ऐसे बहुत सारी चीजें आपकी स्वतः तैयार होती हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये मैं 2 दशक से पढ़ रहा हूं, दिखा आज तक नहीं। पराली, पराली जब धान का बीज वाला हिस्सा निकाल लेते हैं, जिसको बालियां बोलते हैं, तो निचले हिस्से को पराली बोलते हैं। और भूसे गेहूं वाले अन्य चीजों से बनेगी ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन जो कोई प्रदूषण लगता है, इसको तो काट के भी रख सकते हैं। ये मैं पढ़ 2 दशक से रहा हूं, और कहीं एक छोटा सा भी 10 बाई 5 फीट का प्लांट दिखाओ, दिखा कुछ नहीं। घटिया टाइप के लोग एक बुलडोजर उठा लेंगे, एक गाड़ी उठा लेंगे, 4-6 अपने ही जैसे लोग उठा लेंगे, जा जाके 2-4 चट्टों से भैंस उठा के बंद कर देंगे। और उसी तरीके घटिया टाइप के लोग जिन्होंने जीवन में कोई संघर्ष नहीं किया, कहेंगे बहुत सक्रिय सरकार है, बड़ी सख्ती से काम कर रही, ये बनाओ, तब काम माना जाता है। बाकी इसमें शहर की अंदरूनी व्यवस्थाएं होती हैं। एक सूचना देख लीजिएगा, इससे पंचायती राज को समझने में मदद मिलेगी। एक निश्चित डेट को 5 साल पूरे हो गए तो ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म कर दिया गया और पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किया गया। तो किसको नियुक्त करते हैं प्रशासक? जिला पंचायत अध्यक्ष अगर नहीं है तो उसकी जगह कौन प्रशासक बनेगा? ब्लॉक प्रमुख नहीं है तो कौन प्रशासक बनेगा? और ग्राम प्रधान नहीं है तो कौन प्रशासक बनेगा? ये जीएस का बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है। और इन लोगों ने कुछ घपला घोटाला किया तो किसके किसके खाते से पैसा निकलता है, ये सब मालूम होना चाहिए। सिविल की तैयारी करने वाले अलग ही महक रखते हैं, आप में भी वो महक आनी चाहिए। बाकी वही सब अपराध वाली बातें, तो क्या पढ़ना, उड़ती निगाह देख लिया करें, बाकी इनसे कोई हमको मतलब नहीं है। और हाईलाइट की कोई खबर हो और यूनिवर्सिटी की कोई खबर हो, दोनों फ्यूचर टेंस में ही बताई जाती है। हाईलाइट में फलाना बनेगा, हाईलाइट में ठिकाना बनेगा, हाईलाइट में इतनी मंजिली बिल्डिंग बनेगी। 10 साल से लेकर मुझे दिखा कुछ न बनते हुए वहां निकलता है। अब ऐसे यूनिवर्सिटी भी है, वहां लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर एनवायरमेंटल साइंसेस एंड सस्टेनेबिलिटी बनेगा। 2 लाइन पढ़ लीजिएगा क्या होता है, बस 2 लाइन, ये जरूरी होता है। बाकी तो ऐसा कुछ इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। और हाँ, सैटरडे को एक अखबार में थोड़ा खेती की सूचनाएं आती हैं, तो आप भी थोड़ा देख लीजिएगा। ये जैसे थोड़ी सी नई नई विधियां कभी कभी आ जाती, एक नेचुरल फार्मिंग आई है, कभी कभी ये भी एक लेमन ग्रास का प्रश्न है, ये जरूर तैयार कर लीजिएगा। अच्छे प्रश्न ऐसे बनते हैं और यूपीएससी तक में मदद करते हैं। ये लोगों को दूसरों से जीएस में 25% आगे रखते हैं, 25%। अब भाई आज बच्चे कम हैं, लेकिन कोई बात नहीं, क्लास तो उस पर भी चली जाती है, यूट्यूब पे, टेलीग्राम ग्रुप, चैनल, फेसबुक पे, सभी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आए हैं उनको तो कुछ एक्स्ट्रा मिलना ही चाहिए। उन्होंने भी तकलीफ उठाई है, पानी तो हर एक जगह बरस रहा था। तो चलिए अब कुछ चीजें तैयार कर लेते हैं, कॉन्सेप्चुअल की जगह है, कुछ ऐसी चीजें जो आने की संभावनाएं रहती है, छोटी छोटी चीजें हैं। आपको मालूम ही है कि इंग्लैंड में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई और धीरे धीरे सत्ता राजा के स्थान पर संसद के हाथों में आई। वहां के लोग भी दूसरे टाइप के थे। फिर उन लोगों ने शुरू किया अपना विकास, साइंस के लिए एक रॉयल सोसाइटी बनाई। और अच्छी बात है, कानपुर आईआईटी के एक प्रोफेसर है, पद्मश्री उनको मिल चुका है। कोविड में वो विशेष चर्चा में आए थे। कोविड कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, इसका जो है एक कोई अनुमान वो लगा रहे थे, जब सच कुछ नहीं होता था। तो उनको जो है रॉयल सोसाइटी ने फेलो बनाया है। फेलो मतलब मानद सदस्यता। एक इंपॉर्टेंट खबर है, तो हम लोग आज शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। लिखिए जरा, आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर मणीन्द्र अग्रवाल को
आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर मणीन्द्र अग्रवाल को फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी चुना गया है। फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी चुना गया है, चुना गया है। मणीन्द्र अग्रवाल ऑफ आईआईटी कानपुर is appointed is nominated as fellow of the Royal Society। लंदन की यह प्रतिष्ठित संस्था है, ये काम कर रही है आज से 300 साल से। It is renowned institution of London। It is renowned institution of London। प्रतिष्ठित संस्था है। भारत में 1841 में, भारत से 1841 में A.K. वाडिया पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें यह सम्मान मिला था। A.K. वाडिया was first scientist from India, who was rewarded by it, जिन्हें यह सम्मान मिला था। अन्य प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक, अदर रिनाउंड इंडियन साइंटिस्ट जिन्हें यह पुरस्कार मिला, who were rewarded by it, आप सब उनके नामों से परिचित हैं, लिख लीजिए। लेकिन सीवी रमन, इंटर की जो लैब होती है, जो सरकारी स्कूलों कॉलेजेस में होती है, वैसे लैब से उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन के बराबर खोज की थी, वैसी लैब से। ये चीज हमको एक लैब असिस्टेंट ने बताई थी। वो अद्भुत लैब असिस्टेंट थे और टीचर से ज्यादा जानते थे। तो हम लोगों को फिजिक्स के सारी चीजें, अगर आप लोगों ने इंटर वगैरह किया होगा इस विषय से, पोस्ट ऑफिस बॉक्स और इस तरीके की चीजें होती थी ना, तो वही दिखाया। तो हम लोगों ने थोड़ा सा कहा कि दादा ये थोड़ा सा गड़बड़ सा दिख रहा है। उन्होंने यही बताई थी कि बेटा, हम लोग भी विनम्रता से बात करते थे, करनी ही चाहिए। उन्होंने कहा कि बेटा ये इससे भी खराब लैब में सीवी रमन एक्सपेरिमेंट करते थे। तुमको 20, हमारे जमाने में 20 नंबर फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के होते थे, तुम्हें 20 नंबर के लिए करना है, उसमें भी टीचर जानता है 30 नंबर के लिए तो करना है इंटर में, तो वो भी टीचर जानता है, तो बता ही देता है एग्जामिनर से जो आया होता है कि अच्छा बच्चा है तो उसको 30 में 25 ऐसे ही दे देता है बिना कुछ देखे। तो ऐसे ही किया था। सीवी रमन के उस स्तर के प्रयोग थे। और सीवी रमन को अल्बर्ट आइंस्टीन चिट्ठी लिखते थे, अल्बर्ट आइंस्टीन को सीवी रमन चिट्ठी लिखते थे। पूरा परिवार साइंस में रमा हुआ था। इनके भतीजे को भी तो नोबेल मिला है ब्लैक होल सिद्धांत की खोज के लिए, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। फिर श्रीनिवास रामानुजम साहब जो हैं वो, इनके गुरु इनके लिए कहते थे टैलेंट इसमें ज्यादा है। एक बार दुनिया भर के मैथमेटिशियंस की लिस्ट बनी तो इनके गुरु को नंबर 1 और 2 पे इनको रखा गया। तो उन्होंने खुद संशोधन करवाया कि टैलेंट इसमें ज्यादा है। आप जानते हैं हाई स्कूल कभी पास नहीं हो पाए, मैथ में 100 पाते थे, बाकी सब में 2, 5, 8, 10 0 तक पा जाते थे। तो ये स्थिति थी श्रीनिवास रामानुजम की। जेसी बसु, जगदीश चंद्र बसु, अगर सब ठीक ठाक रहता तो शायद
वायरलेस का आविष्कार उन्हीं के नाम होता, मार्कोनी के नाम ना होता। और बाकी तो आप जानते हैं कि स्क्रोग्राफ वगैरह के आविष्कार की पूरी जिम्मेदारी श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। मेघनाथ साहा, मेघनाथ साहा मीन्स में एक चैप्टर जोड़ दिया गया है। भारत के वैज्ञानिक पढ़ते हैं ना आप लोग, तो हम लोग प्राचीन और आधुनिक युग में 2 कैटेगरी में बांट के उस चैप्टर में पढ़ते हैं, तो सबकी उपलब्धियों पर भी थोड़ी बात होती है। एच.जे. भाभा, होमी जहांगीर भाभा, सत्येंद्रनाथ बसु, भारत के आइन ये जो है आइंस्टीन कहे जाते हैं, सत्येंद्रनाथ बसु। और अब देखिए जब उनके निधन के इतने वर्ष बीत गए तो बोसॉन, हिग्स बोसॉन कण, जिसके कारण हर चीज में मास होता है, उसका खोजकर्ता उनको माना गया। नोबेल फिर भी नहीं मिला, मरणोपरांत नहीं देते हैं, क्या मूर्खता है। विक्रम साराभाई बताने की जरूरत ही नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम, एम.एस. स्वामीनाथन, कोई परिचय के मोहताज हैं क्या? इतना अनाज आ जाता है, थाली में चावल दाल भी छोड़ देता है, मूर्ख भारतीय, है ना। थाली में, और ये चावल दाल थाली में आता नहीं था 100 साल पहले, वही मोटे अनाज से जीवन चलता था। और बस ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखेंगे, इतने लोगों को मिला है। एक लाइन और लिख लें, गन्ना लिखा हो। मणिन्द्र अग्रवाल को गणित और कंप्यूटर क्षेत्र में योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला है। मणिन्द्र अग्रवाल is rewarded for his contribution in mathematics and computer. अब जरा इंपॉर्टेंट चीज लिखिए, पुलित्जर अवार्ड देता कौन है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी। सिर्फ पत्रकारिता के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, ये लिटरेचर भी है, ड्रामा भी है, म्यूजिक भी है, सब क्षेत्र में दिया जाता है। 15 कैटेगरी में दिया जाता है, और इस बार 3 भारतीय शामिल हैं। मतलब दम तोड़ती पत्रकारिता जिसके अवशेष मिलते हैं कहीं। अब एक निष्पक्ष पत्रकार की बात कही जाए तो ढूंढे नहीं मिलता, ना इस पक्ष से ना उस पक्ष से। टीवी चैनलों की तो बात अलग ही हो गई, हो तो पत्रकारिता खत्म कर चुके, फिर भी 3 को मिला है तो इंपॉर्टेंट तो है ही भाई। लेकिन यूएसए के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा यह प्रदान किया जाता है। It is given by Columbia University of USA, यह प्रदान किया जाता है। यह पत्रकारिता के साथ साथ साहित्य, ड्रामा और संगीत के लिए भी दिया जाता है। इट इज गिवन फॉर लिटरेचर, ड्रामा एंड म्यूजिक along with journalism. पंद्रह पुरस्कार पत्रकारिता की श्रेणी में दिए जाते हैं। 15 awards are given in category of journalism, पत्रकारिता की श्रेणी में दिए जाते हैं। 8 ड्रामा,
फिक्शन और म्यूजिक की श्रेणी। 8 आर गिवन इन ड्रामा, फिक्शन एंड म्यूजिक कैटेगरी। ड्रामा, फिक्शन एंड म्यूजिक कैटेगरी की श्रेणी में फिर लिखें। इस वर्ष 3 भारतीय भी पुरस्कृतों में शामिल है। इस वर्ष 3 भारतीय भी पुरस्कृतों में शामिल है। 3 Indians are also comprised among category of rewardees। लिखें जरा। इलस्ट्रेटेड रिपोर्ट या रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री की श्रेणी में, इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री की श्रेणी में, एंड कमेंट्री की श्रेणी में आनंद आर के और सुपाणा शर्मा को पुरस्कृत किया गया है। आनंद आर के एंड सुपाणा शर्मा रिवार्डेड। ये सभी ब्लूमबर्ग नाम की पत्रिका के लिए लिखते हैं। They all are concerned to Bloomberg magazine। They are concerned to Bloomberg magazine। फिर लिखें। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए एसोसिएटेड प्रेस के 4 पत्रकारों को पुरस्कृत किया गया है। फॉर इंटरनेशनल रिपोर्टिंग 4 जर्नलिस्ट ऑफ एसोसिएटेड प्रेस आर rewarded पुरस्कृत किया गया है। जिसमें अनिरुद्ध घोषाल भी शामिल है। जिसमें अनिरुद्ध घोषाल भी शामिल है। इन विच अनिरुद्ध घोषाल इज आल्सो कंप्राइज्ड। बस खत्म। थोड़ा ध्यान रखेंगे। एक पद होता है भारत में CDS का, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तीनों सेनाओं के जैसे अध्यक्ष होते हैं, तो ये उनसे भी सीनियर माने जाते हैं। तो जाहिराना तौर पे तीनों में से किसी सेना का रिटायर्ड जनरल हो या चीफ मार्शल हो, अगर ऐसे को आप बनाएंगे तो बाकियों में अदब रहता है, करीब तो हमसे भी सीनियर। लेकिन पिछली बार एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के व्यक्ति को बनाया गया, जो मिलिट्री बैकग्राउंड से जुड़े हुए अच्छी तरीके से जानते हैं। पुलिस नहीं बर्दाश्त करती। कल कानपुर में एक इंस्पेक्टर ने एक पर्टिकुलर जगह काम करने से मना कर। मैं 2013 बैच का हूँ, 5 बैच का हूँ, और ये 13 बैच के आदमी के अधीन में काम करूंगा। 8 साल जूनियर है मुझसे, मैं नहीं करूँ। सेना में तो वो इतना ज्यादा अलर्ट रहते हैं कि एक ही बैच के NDA वाले लिए जा रहे हैं।
उसमें भी अगर कोई कैडेट उस बैच का सबसे सर्वश्रेष्ठ कैडेट, अगर उसको इग्नोर करके दूसरे वाले को चुना गया है तो मना कर देता, मैं नहीं कर। मुझे बेस्ट कैडेट का पुरस्कार मिला है। असम के एक बहुत महान सेनापति थे जिन्होंने औरंगजेब की सेना को हरा दिया था, लचित बड़फुकन। ये पुरस्कार मिलता है सर्वश्रेष्ठ कैडेट। अब लेफ्टिनेंट जनरल वाले को बना के कह रहे हो कि ये 3 सेनाओं के अध्यक्ष, इनको तुम लीड करो। समझ में नहीं आता है, कुछ भी नहीं समझ में आता है। पढ़े लिखे कंफ्यूजन, अनपढ़ बहुत खुश है, उनके लिए पैराडाइस बताएंगे कभी। अगर वो बेचारे लिख भी तो नहीं पाएंगे, इतिहास समस्या तो यही है, लेकिन बताएंगे स्वर्ग यही है। पढ़े लिखे समझ ही नहीं पाते हो क्या रहा है। तो उस स्थिति में सीडीएस जो है वो लीड करते हैं। लिख लीजिए जरा नए सीडीएस का नाम, जनरल एनएस राजा सुब्रमणि। जनरल एनएस राजा सुब्रमणि, राजा सुब्रमणि, सुब्रमणि। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए। इज अपॉइंटेड इंडियाज न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए। सीडीएस का कार्य तीनों बलों में समन्वय बिठाना है। मेन फंक्शन ऑफ सीडीएस इज टू कोऑर्डिनेट among all 3 forces। पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे। जनरल बिपिन रावत जनरल बिपिन रावत थे। ये थोड़ा सा समझ लीजिए, पूरे देश में एक कमेटी बनाई जाती है। ये हाई पावर्ड कमेटी होती है, पीएम खुद अध्यक्षता करते हैं। देश के सीनियर मिनिस्टर इसमें रहते हैं। डिफेंस के मामलों में सबसे ज्यादा यही लोग इम्पावर्ड होते हैं। इनको सलाह देने के लिए एनएसए होता है, और इन सभी को सलाह देने के लिए देश भर के तमाम डिफेंस एक्सपर्ट, रिटायर्ड जनरल वगैरह ये सब शामिल कर लिए जाते हैं। तो एक बाकायदा कमेटी चलती है। तो 2-4 लाइन उस पर भी लिख लेंगे तो काम ही आएगा। यूपीएससी प्री में पूछ चुकी है, प्री में, और बाकी एग्जाम्स के लिए मेंस का ही विषय बन जाएगा। लिख लीजिए जरा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना 1998 में की गई थी। में की गई थी। यही देश की सुरक्षा से जुड़ी शीर्ष संस्था। इट इज एपेक्स इंस्टीट्यूशन कंसर्न टू
concerned to security of country, शीर्ष संस्था है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इसी को सलाह देता है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर असिस्ट टू इट नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता पीएम द्वारा की जाती है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इज हेडेड बाय पीएम द्वारा की जाती है। एनएससी की सहायता 3 अन्य संस्थाओं द्वारा भी की जाती है। एनएससी की सहायता 3 अन्य संस्थाओं द्वारा की जाती है। NSC is assisted by 3 other institutions, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अंडरलाइन कर लेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड है, in which the most important is नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। इसे भी 1998 में ही स्थापित किया गया था। इट वाज आल्सो फाउंडेड इन 1998। इसमें रक्षा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ होते हैं, in which there are experts related to defense sector, ठीक। अब जरा मैं एक पिरामिड नुमा संरचना आपको बता दूं। देखें, सबसे ऊपर एनएससी है, फिर वो ऐसे 3 संस्थाओं से जुड़ी है, सब उसको अलग अलग मुद्दों पर राय देते हैं, जिनमें एक में ठीक ठाक कभी कभी तो 34 तक एक्सपर्ट रख दिए जाते हैं। वही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड है, और एक अकेला व्यक्ति सलाह 24 घंटे देने के लिए रहता है। वो देश की हर संस्था से जुड़ा है, खुफिया से लेते हुए सेना, एनएसए, ठीक है। तो ये देश की पूरी प्रणाली है, इसको दिमाग में रखिएगा। एक और लिख लीजिए, छोटी सूचना है। आप जानते हैं संसद की 3 समितियां हैं, और ये तीनों समितियां बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। इनके अध्यक्ष के नाम भी अक्सर पूछ लेते हैं। लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पूरा बताया है आपको पॉलिटी पढ़ाते समय। फिर उसी प्रकार से एस्टीमेट कमेटी, आकलन या प्राकलन समिति, फिर उसी प्रकार से सार्वजनिक उपक्रमों से जुड़ी समिति। 1-1 साल कार्यकाल होता है। इनके अध्यक्ष भी पूछ लेते हैं, टैली करवा लेते हैं। तो लिख लीजिए जरा, केसी वेणुगोपाल को, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्ष से ही होता है, केसी वेणुगोपाल को 2026-27 के लिए लोक लेखा समिति का 2026-27 के लिए लोक लेखा समिति का
अध्यक्ष बनाया गया है। केशी वेणुगोपाल is appointed chairman of Public Accounts Committee for 2026-27 उन्हें इस पद पर पुनर्नियुक्त किया गया था। He is reappointed for this office. वह केरल से कांग्रेस के सांसद हैं। He is Congress MP from Kerala। फिर लिखें संजय जायसवाल को एस्टीमेट कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। संजय जायसवाल इज अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ एस्टीमेट कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। ये दोनों कमेटीज सीएजी की रिपोर्ट में किसी विभाग ने ज्यादा खर्च कर दिया, गलत खर्च कर दिया, उसको जांचती है। गलत खर्च कर दिया तो पीएसी जांचेगी, ज्यादा खर्च कर दिया तो एस्टीमेट कमेटी जांचेगी। फिर लिखें वह बिहार से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सदस्य इज member of बीजेपी from बिहार। अगली लाइन लिख लीजिए बैजयंत पांडा को सार्वजनिक उपक्रमों की समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। बैजयंत पांडा इज अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। वह ओडिशा से लोकसभा के सदस्य हैं। ही इज लोकसभा मेंबर फ्रॉम ओडिशा। वह ओडिशा से लोकसभा सदस्य है। इसका काम होता है, कुछ उपक्रम इसको दे दिए गए हैं 45 के आसपास, उनके अकाउंट्स की जांच से लेकर मैनेजमेंट में सुधार तक सारे काम करते हैं। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट समितियां मानी जाती हैं जो पूरे साल काम करती रहती है। एक लाइन और लिख लीजिए प्रत्येक समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। Tenure of every committee is 1 year। बस अगली चीज बड़ी अजीब सी है, मैं उसका समाधान करने में एकदम असमर्थ हूं।
पहले तो रेलवे की साइट पे जाइए तो वहां कितने जोन हैं, तो 10 साल से उन्होंने अपडेट किया है इन्हें, 10 साल से। और फिर थोड़ा कुछ और भरोसेमंद में साइट पे जाइए तो 19 जोन बताए जाते हैं, जिसमें कोंकण रेलवे को 19वां जोन बोलते हैं। अभी 1 जून से 18वां जोन शुरू हुआ है, ऐसी एक सूचना रेलवे ने जारी की, तो 19वां फिर क्या है? यही ये संभव हो पा रहा है कि 1 से 16 तक गिनती पढ़ने के बाद फिर 14, 15, 13, 18 फिर शुरू होती है। यहाँ एकदम दिमाग मत लगाइए, सीधे लिख डालिए, जो आंसर आए, जो आयोग उसका हल दे दे, करते रहिए। ये वनडे वाले बच्चों के लिए विशेष इंपॉर्टेंट है, पीसीएस वाईएएस में तो नहीं पूछेंगे। लिख लीजिए, साउथ कोस्ट रेलवे, साउथ कोस्ट रेलवे, रेलवे 1 जून 2026 से 1 जून 2026 से 26 से भारतीय रेलवे का 18वां जोन बन गया है। इज 18th जोन ऑफ इंडियन रेलवे, इज 18th जोन ऑफ इंडियन रेलवे 18वां जोन बन गया है। इसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में है, इसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में है। इट्स हेडक्वार्टर is at विशाखापत्तनम। बस पर्याप्त है। कुछ चीजें और पढ़ लीजिएगा। ये जितने देशों ने टैरिफ लगाया था वो किसी का कोई असर नहीं पड़ा है। कानपुर का निर्यात भी बढ़ा है और देश का निर्यात भी बढ़ा, कोई टैरिफ का कुछ असर नहीं पड़ा। दुकानदारों का उसी पेपर पे निकलता है कि वो रो रहे हैं, चमड़े के कारखानों वालों का निकलता है वो रो रहे हैं, लेकिन सब कुछ भारत का बढ़ा है। 2 दिन पहले आया भी था। चलिए 1-2 और लिख लीजिए फिर खत्म करते हैं इसको। यही असली मुद्दा है, इसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी देश को, बाकी सब चीजें तो ठीक है। समान नागरिक संहिता अब गोवा के अलावा 3 और राज्यों में वहां के विधानमंडल ने पास कर दी है। उत्तराखंड में तो लागू है, 2 और में पास हो गई हैं, किसी भी डेट से लागू कर देंगे। तो बस फैक्ट लिखिए, लिखें उत्तराखंड के बाद गुजरात और असम ने भी समान नागरिक संहिता को समान नागरिकता समान नागरिक संहिता को समान नागरिक संहिता को असम ने भी पारित कर दिया है, असम विधानसभा ने भी पारित कर दिया है। आफ्टर Uttarakhand, Gujarat and Assam Legislative Assembly
Gujarat and Assam Legislative Assembly have also approved Uniform Civil Code. यूनिफॉर्म सिविल कोड पारित कर दिया है, गोवा में पुर्तगालियों के शासन से ही समान नागरिक संहिता लागू है। इन गोवा कॉमन सिविल कोड इज इम्प्लीमेंटेड since Portuguese regime। फालतू फालतू की चीजें होती हैं, जाने दीजिए। आपके लिए एक होमवर्क छोड़ दे रहा हूं, तैयार करिए। अभी जिन 5 राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव हैं, तो असम में तो मुख्यमंत्री बदला नहीं, लेकिन तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, इनमें बदले हैं। तो थोड़ा थोड़ा उनके विषय में याद कर लीजिएगा। आजादी के बाद से लेकर अब तक ऐसा कितनी बार हुआ है कि कोई पार्टी गठित हुई और पहले ही चुनाव में सत्ता में आ गई। इसके पहले अरविंद केजरीवाल जब आए थे तो भी बड़ी चर्चा में रहता था ये मुद्दा। तो थोड़ा सा ऐसे फैक्ट भी दिमाग में रख लीजिएगा। कुछ वही स्थिति तमिलनाडु में भी हुई है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। चलिए जरा एक लाइन में इसको पूरा लिख लीजिए। लेकिन अप्रैल 2026 में पांच राज्य विधानसभाओं के चुनाव संपन्न हुए। इन अप्रैल 2026 election of 5 state legislative assemblies held। पहले तो नाम वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम को पहले ही चुनाव में सरकार बनाने में सफलता मिली। तमिलगा वेत्री कड़गम succeeded to form government in very first election। सफलता मिली। फिर लिखें भारत में इस प्रकार की स्थितियां अत्यंत ही दुर्लभ है। Such type of the conditions are very much rare in India।
इन इंडिया। इस प्रकार की स्थितियां अत्यंत ही दुर्लभ है, अत्यंत ही दुर्लभ है। 47 से 52 के बीच का नहीं देखा जाएगा, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस कोई नया दल नहीं थी, उसके पीछे एक अच्छा खासा 3/4 दशक का इतिहास था। लेकिन थोड़ा सा कुछ और चीजें समझ लीजिएगा। अभी इसके पहले आम आदमी का केस था, और एक केस ऐसा ही बना हुआ था तमिलनाडु में। एमजी रामचंद्रन ने एआईडीएमके पार्टी बनाई थी, एआईडीएमके पहले ही चुनाव में सत्ता में आ गई थी। उसी प्रकार से तेलुगु देशम पार्टी एक एनटी रामाराव नाम के व्यक्ति ने आंध्रा में बनाई थी, पहले ही चुनाव में सत्ता में आ गई थी। साउथ वाले थोड़ा सा पॉलिटिकली कम इमेच्योर माने जाते हैं। तमिलनाडु भारत का इस मामले में थोड़ा सा सबसे ज्यादा इमेच्योर राज्य माना जाता था, लेकिन अचानक उसने सबसे ज्यादा मेच्योरिटी दिखा दी। 60 साल का कूड़ा उठा के एक झटके से फेंक दिया। और इसको नजर रखिएगा थोड़ा सा। बाकी सारे मुख्यमंत्रियों के नाम तो मालूम ही है। हेमंत बिश्व शर्मा रिपीट हुए हैं, शुभेंदु अधिकारी पहली बार बने हैं, केरल के जो मुख्यमंत्री हैं, पुडुचेरी वाले भी रिपीट ही हुए हैं। एक लाइन में लिख लीजिए जरा, लिखें। वीडी सतीशन केरल के मुख्यमंत्री बने हैं। वीडी सतीशन इज अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर ऑफ केरल। एन रंगास्वामी पुडुचेरी के 5वीं बार, लगातार 5वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। एन रंगास्वामी इज अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी। चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी इंसिडेंट 5th टाइम्स। इंसिडेंट 5th टाइम्स। शुभेंदु अधिकारी वेस्ट बंगाल। शुभेंदु अधिकारी वेस्ट बंगाल। हेमंत बिश्व शर्मा, हेमंत बिश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री बने। शुभेंदु अधिकारी इज अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल एज वेल। हेमंत बिश्व शर्मा इज अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। हेमंत बिश्व शर्मा इज अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। तैयार करिए इनको।